हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल। चैप्टर इज़ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। जैसे कि आप टाइटल देख सकते हैं कि ये एक स्टेटमेंट है और एक कोटेड स्टेटमेंट है। ये हमारे इस चैप्टर में एक कैरेक्टर है, उसने ये बोला है और ये क्यों बोला है तो हम ये देखेंगे इस चैप्टर में। तब आपको टाइटल समझ में आएगा कि ऐसा क्यों बोला गया। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये चैप्टर लिखा है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने। तो आइए चलिए इस चैप्टर में देखते हैं। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजैन 7 एंड आई सेट sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। तो इस स्टोरी में नरेटर है, वो बता रहा है कि ईयर 1976 में वो था और उसके साथ उसकी वाइफ थी जिसका नाम मैरी है। उसका बेटा था 6 साल का जिसका नाम जोनाथन है और उसकी बेटी है सुजैन जो 7 साल की बच्ची थी। तो उसके साथ 2 ये छोटे बच्चे थे, 6 और 7 साल के, एक बेटा एक बेटी और उसकी वाइफ। और इन्होंने अपना सेल मतलब अपनी जर्नी शिप के ऊपर स्टार्ट की थी प्लाईमाउथ से। प्लाईमाउथ ये इंग्लैंड में है। टू डुप्लिकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज। राउंड द वर्ल्ड वॉयज मतलब पूरे दुनिया का इनको टूर करना था थ्रू शिप या बोट आप कह सकते हैं। शिप में इन्होंने वॉयज किया था, ठीक है। मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। जैसे कैप्टन जेम्स कुक के बारे में सभी जानते हैं, जैसे उसने वॉयज किया था 200 साल पहले, बिल्कुल उसकी तरह ये भी करना चाहता था, वॉयज पे जाना चाहता था पूरी दुनिया के। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman। अब ये अपने बारे में बता रहा है, अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है यहाँ पर नरेटर कि ये 37 ईयर का है और ये कोई वॉयजर नहीं है, ये एक सिंपली एक बिजनेसमैन है। Had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer। फेमस एक्सप्लोरर कौन था? कैप्टन जेम्स कुक, ठीक है। तो कैप्टन जेम्स कुक जो कि एक फ़ेमस एक्सप्लोरर है, तो बिल्कुल उसकी तरह ये भी ख्वाब देखता था, सोचता था कि वो भी वॉयज पर जाएगा एक दिन अपनी वाइफ के साथ। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंड ऑल आवर लेजर टाइम होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। और पिछले 16 सालों से ये और इसकी वाइफ अपने लेजर टाइम में, लेजर टाइम मतलब अपने फ्री टाइम में, होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स। होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स मतलब अपनी स्किल्स को ये परफेक्ट कर रहे थे। अपनी कौन सी स्किल्स को? अपनी वॉयज करने की, सी पर अपनी बोट को चलाने की और सी पर ट्रैवल करने की, ये स्किल्स को परफेक्ट कर रहे थे इन ब्रिटिश वाटर्स। आवर बोट वेव वॉकर 23 मीटर। जैसे कि आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, उसमें जो शिप थी उसका नाम टाइटैनिक था, बिल्कुल उसी तरह से इनकी भी बोट थी और उस बोट का नाम था वेव वॉकर। तो आप कुछ टाइटैनिक मूवी को इमेजिन कर सकते हैं, जैसे उसमें कुछ हुआ था वैसे ही कुछ इसमें भी इमेजिन कर सकते हैं। तो ये बोट थी इनकी जिसका नाम वेव वॉकर था और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है उस बोट का। ये 23 मीटर थी, 23 मीटर 30 टन वुडन हर्ल ब्यूटी। और ये पूरा लकड़ी की बनी हुई थी, 30 टन इसका वज़न था। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट। और ये इसने ख़ुद नहीं बनाया था, ये काफ़ी अच्छे स्किलफुली ये बनाया गया था, बहुत अच्छे से। एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और जितने भी ख़राब वेदर था उसमें इन्होंने बार बार इसको टेस्ट किया था अपनी शिप को और इसकी फ़िटिंग की थी इन्होंने काफ़ी अच्छे से। The first leg of our planned 3-year 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। The first leg मतलब जो पहला इन्होंने स्टेप लिया था, ठीक है, अपने प्लान का 3 साल का।
तो उसमें इन्होंने 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी की थी, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे से गुजरी थी, प्लेजेंटली गुजरी थी, मतलब अच्छे से सुकून से गुजरी थी। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, अब जब ये अफ्रीका से केप टाउन तक चले तो काफ़ी अच्छा रहा था सफ़र। देयर बिफोर हीडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen, और ईस्ट की तरफ आगे बढ़ने से पहले इन्होंने अपने साथ 2 crewmen को भी लिया था। crewmen यानी जो आप कह सकते हैं शिपमैन होते हैं, उनको लिया था इन्होंने। अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सीगलर। अमेरिकन लैरी विजिल मतलब अमेरिका का रहने वाला था जिसका नाम लैरी विजिल था, और ये स्विस का रहने वाला था जिसका नाम हर्ब सीगलर था, ठीक है। तो ये दोनों क्रूमैन थे जिसको इसने साथ में लिया हुआ था नरेटर ने। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं शुरू में बताया गया है कि ये एक बिजनेसमैन था, कोई सेलर नहीं था, इसलिए इसको ज़रूरत थी कुछ ऐसे लोगों की जो उसकी मदद कर सकें शिप पर। तो क्योंकि रफेस्ट वेदर इनको फेस करना था, दुनिया के जो रफेस्ट समुंदर थे, क्योंकि पूरी दुनिया की इनको जर्नी करनी थी समुंदर के ज़रिए, तो इसलिए इनको वो पानी को और वेदर को फेस करना था, इसलिए इनको ऐसे लोगों की ज़रूरत थी। द सदर्न इंडियन ओशन, और ख़ास करके सदर्न इंडियन ओशन जो कि बहुत ख़तरनाक होता है और वहाँ का वेदर काफ़ी डेंजरस होता है और समंदर का सफ़र डेंजरस हो सकता है, इसलिए ऐसे लोगों की, ऐसे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ सकती थी इनको, इसलिए उनको अपने साथ ही इन्होंने ले लिया था। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, तो अफ्रीका से केप टाउन तक तो इनकी जर्नी बहुत अच्छी रही, प्लीजेंट रही। जब ये केप टाउन पर पहुँचे, वी बिगैन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। स्ट्रॉन्ग गेल्स मीन्स स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो जब जैसे ही ये केप टाउन पर पहुँचे तो इन्होंने इनकाउंटर किया, यानी फेस किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स को फेस किया इन्होंने। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, कुछ हफ्तों तक ये लगातार हवाएं चलती ही रहीं, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गेल्स डिड नॉट वरी मी, लेकिन इसकी परेशानी का कारण वो गेल्स नहीं थी, वो हवाएं नहीं थी, बट द साइज़ ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग। लेकिन उन हवाओं की वजह से जो वेव्स उठ रही थी समंदर में, जो लहरें उठ रही थी, उससे इसको फ़िक्र हो रही थी। अप टू 15 मीटर एज हाई एज आवर मेन मास्ट, और वो लहरें इतनी ऊंची थी, 15 मीटर की ऊंचाई पर थी वो, जितना ऊंचा इनका मेन मास्ट था। मास्ट कहते हैं जैसे कि जो बोट होती है उसमें एक पोल जैसा लगा होता है और उसमें एक कपड़ा लगा होता है, ठीक है। तो वो जो मेन मास्ट होता है वो इनका 15 मीटर का था, और उतनी ही ऊंची वेव्स भी उठ रही थी। December 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। तो केप टाउन से अब इन्होंने 3,500 किलोमीटर का सफ़र कर लिया था 25 दिसंबर तक, ठीक है। डेस्पाइट एट्रोशियस वेदर मतलब बहुत ही ख़तरनाक मौसम हो रहा था, उसके बावजूद वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। तो 25 दिसंबर आ गई थी। 25 दिसंबर को क्या होता है? क्रिसमस डे होता है। तो इन्होंने क्रिसमस डे काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया और पूरा क्रिसमस ट्री को भी इन्होंने डेकोरेट किया और अपने हॉलीडे मनाया। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, लेकिन 25 दिसंबर तक भी वेदर जो है वो ठीक नहीं हुआ, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। बट वी रीज़न दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमें इतना समझ में आ रहा था कि जल्दी ही बदलने वाला है। एंड इट डिड चेंज, और ये बदला फॉर द वॉर्स, बदला लेकिन और ज़्यादा बुरा हो गया ये। एट डॉन ऑन जनवरी 2, अब काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, ठीक है, अब जनवरी 2 आ गया था। द वेव्स वर जाइजेंटिक, जो लहरें थी वो और भी ज़्यादा, जाइजेंटिक मतलब बहुत बड़ी, ऊंची ऊंची होती जा रही थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। इस चैप्टर में अगर आगे के पेजेस पर आप जाएंगे तो वहाँ पर बोट की एक पिक्चर दी हुई है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इस पिक्चर में ये जो लंबा सा पोल एक खड़ा हुआ है, ठीक है, वर्टिकल, और उसमें जो कपड़ा लगा हुआ है ये मेन मास्ट है, ठीक है। और नीचे की तरफ यहाँ पर इसके नीचे जो आते हैं वो केबिन है, और बाकी सारे बूम एक तरह से कमरे को कहते हैं, जो कमरे होते हैं। और यहाँ पर रडर है, रडर जो है वो नीचे लगा हुआ है, नीचे की तरफ जो झुका हुआ है।
और इस तरह से ये सारे बोट की दी हुई है, आपको यहाँ जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो शिप का एक पार्ट होता है जिसे हम जिप कहते हैं। तो शिप का एक छोटा सा स्टॉर्म जिप था एंड वह स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। 8 नॉट्स ये स्पीड थी, शिप की स्पीड को कहते हैं नॉट्स। ठीक है, जो शिप की स्पीड होती है उसे नॉट्स में काउंट किया जाता है। एज अ शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस। और जैसे जैसे शिप जो है वो आगे चलती जा रही थी और इनके आगे आगे वेव चल रही थी और वो इतनी ज़्यादा इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ी बड़ी थी और इतना बड़ा सा समंदर था और उसमें लहरें भी बढ़ती चली जा रही थी उनकी तरफ। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और हवाओं की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और जो हवाओं से पानी का जो एक झरना जैसा स्प्रे जैसा उनके चेहरे पर गिर रहा था वो उनके कानों के लिए पेनफुल था, यानी इतनी ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लैश अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। अब ये स्टॉर्म जिब ये शिप का एक पार्ट है, ठीक है, और मूरिंग रोप ये एक तरह का मोटा सा रोप होता है जिसे बांधा जाता है, और ये स्टर्न भी शिप में एक जगह होती है। तो इन्होंने स्टॉर्म जिप को ड्रॉप कर दिया, ठीक है, नीचे की तरफ गिरा दिया और लैश कर दिया। लैश यानी लैश जैसे कुंडी लगाते हैं हम, उसे लैशिंग कहते हैं। तो उन्होंने बांध दिया एक हैवी मूरिंग रोप से, ठीक है, स्टर्न को बांध दिया। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, और हर चीज़ इन्होंने जो है वो डबल लैश कर दी। लैश मतलब बांध दी, हर चीज़ इन्होंने बहुत मजबूती से बांधी थी। वेंट थ्रू आवर लाइफ रैफ्ट ड्रिल, और इन सब लोगों ने अपनी लाइफ रैफ्ट ड्रिल पहन ली थी। अटैच लाइफ लाइन्स, और शिप से लाइफ लाइन्स अटैच कर दी थी। डोन ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स, और इन्होंने लाइफ जैकेट्स पहन ली थी। लाइफ जैकेट्स जो जिससे कि अगर शिप में से ये लोग पानी में डूब जाते हैं तो उसके ज़रिए ये थोड़ी देर तैर सकते हैं पानी के ऊपर। जो फूली फूली सी होती है उसे लाइफ जैकेट कहते हैं। एंड वेटेड, तो इन्होंने पूरे अपनी शिप को तैयार कर लिया, अपने आप को तैयार कर लिया, और फिर ये इंतज़ार करने लगे। The first indication of impending disaster came at about 6 PM। तो जिसका इनको इंतज़ार था डिज़ास्टर का, डिज़ास्टर यानी बहुत बुरा जो इनके साथ दुर्घटना होने वाली थी उसका उन्हें इंतज़ार था, और वो दुर्घटना इनके साथ हुई शाम को 6 बजे। विद एन ओमिनस साइलेंस, एक सन्नाटा सा छा गया था। ओमिनस मतलब जैसे कुछ बुरा होने वाला है ना, ईवलिश कुछ होने वाला है, ऐसा सन्नाटा हो गया था। द विंड ड्रॉप, अचानक से हवाएं बंद हो गई थी। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और अचानक से आसमान भी जो है वो बिल्कुल काला हो गया था। तो अक्सर आपने देखा होगा जब बादल आते हैं, अगर बहुत तेज़ हवाएं चलती रहती हैं तो बादल उड़ जाते हैं, लेकिन बादल आने के बाद अगर हवाएं रुक जाती हैं तो क्या होता है, फिर बारिश होती है। ठीक है, ऐसा हम ऑब्ज़र्व करते हैं। तो इसी तरह का यहाँ पे भी था कि हवाएं रुक गई थी और आसमान जो है वो बिल्कुल काला हो गया था। देन केम अ ग्रोइंग रॉर, और एकदम अचानक से बहुत तेज़, रॉर मतलब जैसे दहाड़ने की सी आवाज़ हुई। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टॉवर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और एक बड़ा सा बादल शिप के ऊपर, बिल्कुल ऊपर एकदम आकर खड़ा हो गया था। टॉवर्ड एफ्ट मतलब एकदम ऊपर आकर खड़ा हो गया शिप के। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, और खौफ ज़्यादा हो गया था नरेटर जब उसने ये वो समझ पाया कि ये एक बादल नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। लेकिन ये तो एक वेव थी, एक लहर थी जो उसने ऐसी कभी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, और ये बिल्कुल वर्टिकल यानी बिल्कुल सीधी खड़ी हुई थी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और बाकी की जो लहरें आ रही थी वो कितनी थी, 15 मीटर की थी, ठीक है, 15 मीटर की थी, और 15 मीटर का इनका मेन मास था, और ये उसकी डबल थी, यानी आप कह सकते हैं कि लगभग 30 मीटर की ये लहर थी, बड़ी लहर थी। और ये विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और ये एकदम तेज़ी से इनके शिप के ऊपर गिर गई ये वेव। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी वेव थी ये, तो क्या हुआ होगा। द रॉर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव अप द फेस ऑफ द वेव, एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। तो ये एकदम दहाड़ के साथ जो है एक
थंडर जैसे बिजली की कड़क होती है, एक कड़क की आवाज़ के साथ ही ये वेव जो है वो उनके ऊपर आकर गिर गई। और इसको कुछ देर के लिए लगा कि ये जो है बच जाएंगे, ठीक है, राइड ओवर इट मतलब बच के निकल जाएंगे। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक। लेकिन अचानक से इतनी तेज़ डेक पर यानी कि जो शिप थी, शिप की जो ज़मीन थी उस पर इतना तेज़ एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन मतलब जैसे कि एक ब्लास्ट हुआ हो। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। तो ग्रीन एंड वाइट मतलब हरा और सफ़ेद रंग का पानी जो है वो शिप के ऊपर नज़र आ रहा था, मतलब अंदर आ गया था शिप में। माई हैड स्मैश इनटू द व्हील। और जो नरेटर था उसका सर स्मैश कर गया था, मतलब कुचल गया था बिल्कुल व्हील से। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। और उसे अभी इतना होश था, उसे समझ में आ रहा था कि वो जो है वो वेव्स के नीचे डूब रहा है, मतलब शिप पर ही था लेकिन वेव्स में वो डूब रहा था, लहरों में वो डूब रहा था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। तो मैंने कबूल कर लिया था कि मेरी मौत बस आ ही रही है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और मैं जैसे ही बेहोश हो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मुझे काफ़ी शांति महसूस होने लगी। तो हमने ऐसा अक्सर देखा है, बहुत सारे राइटर ने इस तरह की बात की है कि जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी होती है तो इंसान जो है वो एक शांति सी महसूस करने लगता है। तो बिल्कुल ऐसा ही इसको भी महसूस हो रहा था, ऐसे लगा कि अब ये मर जाएगा और अब ये नहीं बचेगा। अनएक्सपेक्टेडली माई हैड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। लेकिन अचानक से क्या हुआ, इसका सर पानी से बाहर आया। पॉप्ड आउट मतलब जैसे कि पॉपकॉर्न्स होते हैं ना, ऊपर फूट कर निकलते हैं, ऐसे ही इसका सर भी ऊपर की तरफ निकला पानी से। अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग। और जो वेव वॉकर था वो नियर कैप्साइजिंग मतलब डूब रहा था, बिल्कुल डूबने की कगार पे था, बिल्कुल पास में था, डूबने ही वाला था। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, यहाँ हर वर्ड जो है वो शिप के लिए यूज़ किया है, वेव वॉकर के लिए यूज़ किया गया है। तो वेव वॉकर का जो मास्ट था वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो गया था, यानी बिल्कुल लेट गया था वो। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, और फिर एक और लहर आई जिसने उसको फिर से खड़ा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्ग्ड टॉट, और जो लाइफ लाइन उसने पहनी हुई थी वो बिल्कुल टॉट हो गई थी। टॉट मतलब बिल्कुल टाइट हो गई थी एकदम, जिससे उसका जो बॉडी है वो बिल्कुल टाइट पड़ गई थी। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स, और जो रेलिंग थी बोट में वो उसने ग्रैब करी, मतलब पकड़ ली उसने। एंड सेल थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और ये वेव वॉकर का जो मेन बूम यानी जो मेन कमरा था वहाँ पर ये पहुँच गया। सब्सिक्वेंट वेव्स टोस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रॉक डेल, और जो बाकी की जो लहरें थी वो उसे ऐसे उछाल रही थी शिप के अंदर पानी में जैसे कि वो एक फटी हुई डॉल हो। तो यहाँ आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसकी क्या कंडीशन थी। तो उसकी कंडीशन देखिए, वो बता रहा है कि ऐसी कंडीशन थी, एक फटी हुई डॉल की तरह वो पानी में झूल रहा था। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, क्योंकि उसकी जो लेफ़्ट साइड की यानी उल्टे हाथ की तरफ की उसकी जो रिब्स थी वो बिल्कुल क्रैक हो चुकी थी, यानी चटक चुकी थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, और उसका मुंह पूरा खून से भर गया था और उसके दांत टूट गए थे। समहाउ आई फाउंड द व्हील, किसी तरह से उसने व्हील को ढूंढा, व्हील जिसे वो चला रहा था, जिससे शिप चला रहा था। लाइन अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और फिर उसने फिर से अपनी शिप की तैयारी की और इंतज़ार करने लगा अगली वेव का, अगली लहर का। वाटर वाटर एवरीवेयर, इस लाइन को सुनकर आपको एक पोएम याद आ गई होगी, वाटर वाटर एवरीवेयर, ये वाली। तो चलिए कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये कौन सी पोएम की लाइन थी और कौन से पोइट ने लिखी थी। तो हर तरफ उसके पानी था, चारों तरफ बस पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, और उसने फ़ील किया कि शिप में नीचे की तरफ भी पानी भर गया था। बट आई डेयर्ड नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट मतलब तलाशी लेना या चेक करना, लेकिन वो अबेंडन मतलब छोड़ना, वो लेकिन व्हील को छोड़ नहीं सकता था उस टाइम बिल्कुल भी। सडनली द फ्रंट हैश वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, जो उसके सामने का दरवाज़ा था वो खुल गया अचानक से, और उसकी वाइफ मैरी
नज़र आई। वी आर सिंकिंग, और उसने बताया, उसे चिल्लाई, वो शी स्क्रीम्ड, चिल्लाई कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश, वी आर फुल ऑफ वाटर, और उसने ये भी बताया मैरी ने कि जो डेक्स हैं यानी कि जो ज़मीन होती है, जो फ्लोर होता है शिप का, वो पूरा स्मैश हो चुका है। स्मैश मतलब बिल्कुल चटक गया है, टूट गया है। वी आर फुल ऑफ वाटर, और इस वजह से पूरी शिप में पानी भर चुका है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर शिप में पूरे में पानी भर गया तो क्या होगा। जब पानी भरता जाएगा तो फिर वज़न से वो शिप जो है वो डूब जाएगी। ठीक है, तो अब इसलिए शिप के डूबने का पूरा ख़तरा हो गया था। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैश। तो उसने अपनी वाइफ से कहा कि तुम व्हील को संभालो। जैसे कार होती है, कार में व्हील होता है, उस व्हील से ही हम कार को चलाते हैं, तो ये भी व्हील को संभाले हुए था। तो इसने अपनी वाइफ से कहा कि तुम व्हील को संभालो, और ये स्क्रैम्बल करता हुआ, क्योंकि ये चल तो सकता नहीं था, ठीक है, क्योंकि इसकी हालत, फ़िज़िकल कंडीशन इसकी बहुत बुरी हो गई थी बॉडी की। तो ये स्क्रैम्बल करता हुआ, यानी कि बिल्कुल जैसे आप समझ सकते हैं एकदम रेंगता हुआ ये दरवाजे की तरफ पहुंचा। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। अब वो जो दो क्रूमैन थे, लैरी एंड हर्ब, वो दोनों पागलों की तरह पानी की पंपिंग कर रहे थे। पंपिंग मतलब पानी को बाहर निकाल रहे थे एक पंप के ज़रिए। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स। टिम्बर्स मतलब लकड़ी के जो टुकड़े थे, बोट लकड़ी की बनी हुई थी, तो लकड़ी के जो टुकड़े थे वो इधर उधर बिल्कुल टंगे हुए थे। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज इनवर्ड्स। स्टारबोर्ड साइड कहते हैं शिप का जो राइट हैंड साइड का पार्ट होता है, उसे स्टारबोर्ड साइड कहते हैं। वो बिल्कुल बल्ज्ड हो गया था। बल्ज्ड मतलब धंस गया था, इनवर्ड्स अंदर की तरफ। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉश अबाउट इन डीप वाटर। और पानी में स्लॉश कर रहे थे मतलब छलक रहे थे, तैर रहे थे। सारे कपड़े और क्रॉकरी, बर्तन, चार्ट्स और टिन्स और टॉयज़, बच्चों के खिलौने, जितना भी सामान था वो सब पानी में तैर रहा था। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल, क्योंकि इसकी बॉडी डैमेज हो गई थी इसलिए ये ठीक से तैर नहीं पा रहा था, तो थोड़ा सा ये तैर रहा था और थोड़ा सा ये रेंग रहा था। इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, और ये बच्चों के कमरे तक पहुंचा। आर यू ऑल राइट, आई आस्क, और इसने बच्चों की वहाँ पर जाकर खैर ख़बर ली कि क्या तुम लोग ठीक हो। आई आस्क, नरेटर ने उनसे पूछा। यस, दे आंसर फ्रॉम एन अपर बंक। जैसे कि आपके ट्रेन में बर्थ होती हैं, 3 बर्थ होती हैं, ठीक है, ऊपर की भी एक बर्थ होती है। बिल्कुल उसी तरह आप इमेजिन कर सकते हैं कि शिप में भी बंक्स होती हैं, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जो बंक थी उस पर बच्चे बैठे हुए थे, क्योंकि नीचे की तरफ तो पानी भर गया था शिप में, तो इसलिए बच्चे ऊपर की तरफ बैठे हुए थे। बट माई हार्ट हर्ट्स अ बिट, सैड सू। तो जो बच्ची थी 7 साल की थी ये सू, ठीक है। तो इसने बताया अपने फादर को कि उसके सर में थोड़ी सी चोट लग गई है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आइज़, वो जिसको थोड़ी सी चोट बता रही थी वो एक बड़ा सा बम था। बम जिसे आप गोमड़ा भी कहते हैं, जो सूज जाता है ना, तो उसके सर पे काफ़ी बड़ी सी सूजन हो गई थी। बम कहते हैं जो सूज जाता है। अबव हर आइज़, उसकी आंखों के ऊपर। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड्स, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो उसकी उस चोट को देख सकता। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, हैमर कहते हैं हथौड़े को, स्क्रूज़ एंड कैनवस, ये सारे टूल्स हैं, ठीक है, हैमर, स्क्रूज़ एंड कैनवस। आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, वो फिर से डेक पर पहुंचा, शिप के डेक पर पहुंचा और अपने ये सारे टूल्स लेकर गया वहाँ पर। विद द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, क्योंकि स्टारबोर्ड साइड बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया था। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, स्टारबोर्ड साइड हम राइट हैंड साइड को कहते हैं, तो वो पूरी तरह डैमेज हो गया था और वो खुल गया था बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि लकड़ी का बना हुआ था तो खुल गया था वो चोट, वेव से चोट लगने की वजह से, और इस वजह से पानी जो है वो बहुत तेज़ी से अंदर आ रहा था। इफ़ आई कुडेंट मेक सम रिपेयर वी वुड श्योरली सिंक, तो उसने कहा कि अगर जल्दी ही मैंने रिपेयर नहीं किया बोट के इस पार्ट को तो हम श्योरली मतलब डेफिनेटली यानी पक्का हम डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hash covers across the gaping holes. तो जहाँ पर होल्स हो रहे थे वहाँ पर इसने कैनवस लगा दिया और वाटरप्रूफ हैश
कवर कर दिया, ठीक है। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम ब्लो, लेकिन अभी भी कुछ पानी जो है वो नीचे की तरफ बह रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। डिफ्लेक्टेड कहते हैं यानी कि अपने रास्ते को बदल देना, लेकिन अब जो है वो ज़्यादातर पानी जो है वो डिफ्लेक्ट हो गया था, यानी अपना रास्ता उसने बदल दिया था दूसरी तरफ। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रीज फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स। अच्छा, जो दो क्रूमैन थे वो दोनों क्या कर रहे थे, पंपिंग कर रहे थे, यानी पंपिंग करके पानी को बाहर निकाल रहे थे, लेकिन जिससे वो पंपिंग कर रहे थे वो पम्प्स ही उनके ख़राब हो गए थे, ठीक है। क्यों ख़राब हो गए थे? डेब्रीज यानी जो कूड़ा करकट था बोट के ऊपर, वो उसकी वजह से वो फंस गया था और वो ब्लॉक हो गए थे पम्प्स। एंड द इलेक्ट्रिक पम्प शॉर्ट सर्किटेड, और क्योंकि पानी की वजह से जो इलेक्ट्रिक पम्प था वो शॉर्ट सर्किट हो गया था, ठीक है। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, और पानी इस वजह से तेज़ी से अंदर आता जा रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड, और उसने देखा कि 2 जो बचे हुए हैंड पम्प्स थे वो रेंच्ड हो गए थे, यानी कि बिल्कुल मुड़ गए थे एकदम। अलॉन्ग विद द 4 स्टे सेल, द जिब, द डिंगीज एंड द मेन एंकर, और ये भी कुछ पार्ट्स हैं शिप के, ठीक है। 4 स्टे सेल था, जिब था, डिंगीज थी और जो मेन एंकर था, ठीक है। ये सब बिल्कुल ख़राब हो गए थे। डिंगीज़ कहते हैं जो छोटी छोटी बोट्स होती हैं जिनके ज़रिए आप बड़ी बोट से, जैसे आपने टाइटैनिक में देखा होगा छोटी छोटी बोट्स रखी गई थी जिनसे कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की गई थी, तो उनको डिंगीज़ कहते हैं। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। तो ये सारी चीज़ें टूट गई थी शिप पर, तो बचने का कोई उनके पास ज़रिया भी नहीं था अभी, और बोट बहुत बुरी तरह डैमेज हो गई थी, पंप भी ख़राब हो गए थे और पानी लगातार अंदर आ रहा था। फिर अचानक से उसे याद आया कि नीचे के रूम में, नीचे के फ्लोर पर एक रूम में एक इलेक्ट्रिक पंप है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और फिर उसने उसको कनेक्ट कर दिया एक बाहरी पाइप से, ठीक है, और फिर उससे उनको काफ़ी मदद मिल गई पानी बाहर निकालने के लिए बोट से। द नाइट ड्रैग ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। तो पूरी रात ये लोग जागे रहे और मेहनत करते रहे, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, और रूटीन ऑफ पंपिंग, रूटीन मतलब लगातार ये लोग कर रहे थे पंपिंग, पानी निकाल रहे थे, स्टीयरिंग व्हील चला रहे थे, वर्किंग द रेडियो मतलब कुछ कनेक्शन हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, रेडियो के ज़रिए बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे जिससे इनको कोई मदद मिल जाती। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स। मेडे कॉल कहते हैं जैसे कि जो शिप होती है या फिर एरोप्लेन होता है, इनमें जो कॉल की जाती हैं, जो मदद के लिए कॉल की जाती है, उन्हें मेडे कॉल्स कहते हैं, ठीक है। तो इनको कोई मेडे कॉल भी नहीं मिल रही थी, मतलब कोई इनको कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था, कोई बात नहीं हो पा रही थी मदद के लिए इनकी किसी से भी। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। नॉट सरप्राइजिंग मतलब अगर इनको बात हो जाती, इनका मेडे कॉल लग जाता तो इनको सरप्राइज़ होता, लेकिन ऐसा कोई सरप्राइज़ इनको नहीं मिला क्योंकि ये दुनिया के बिल्कुल रिमोट कॉर्नर में थे, यानी दुनिया से बहुत दूर समंदर में थे ये। सूज़ हैड स्वेलन अलार्मिंगली, और जो बच्ची थी सू, उसका जो सर में चोट लगी थी वो बहुत ख़तरनाक तरीके से जो है वो उसकी स्वेलिंग बढ़ती जा रही थी, सूजन बढ़ती जा रही थी। शी हैड 2 इनॉर्मस ब्लैक आइज़, अब उसकी आँखें जो हैं वो बिल्कुल काली हो गई थी। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और फिर उसने एक और अपनी चोट दिखाई अपने पेरेंट्स को कि उसकी आर्म पर एक गहरा कट भी, उसके आर्म मतलब उसके हाथ पर एक गहरा कट भी लग गया था। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, शी रिप्लाइड आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। तो यहाँ पर ये वाला जो लाइन है, ठीक है, जो बच्ची ने बोला है डायलॉग, वो कोट करने का है। यहाँ पर आप इसको ध्यान से कोट कर सकते हैं कि बच्ची कहती है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी जब ऐसे में आप हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक छोटी सी बच्ची है, सिर्फ 7 साल की बच्ची है, और देखिए वो कितनी बहादुर है कि अपनी चोटों को नहीं बता रही है। छोटे बच्चे तो अपनी चोट दिखाते हैं, रोने लगते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ना रो रही है ना ही डर रही है और अपने पेरेंट्स को अपनी चोट नहीं दिखा रही है।
कि क्योंकि उसे पता है कि उसके जो माँ बाप हैं, जो भी लोग बोट पर हैं, वो सब उसे बचाने की और सब लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. अच्छा, अब 3 जनवरी हो गया था, ठीक है, और जो पंप था उसकी वजह से पानी जो है वो थोड़ा कंट्रोल हो गया था और अब हर 2 घंटे पर सब लोग रोटेशन में, यानी 1 बाय 1 एक एक करके सब लोग थोड़ा थोड़ा देर के लिए रेस्ट ले रहे थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। लेकिन अभी भी ट्रिमेंडस मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज, बहुत ज़्यादा लीक अभी भी हो रहा था पानी कहीं से बोट में अंदर की तरफ, नीचे की तरफ। एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिफ फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील। और उसने जब देखा अच्छे से, जायज़ा लिया बोट का, तो उसे पता चला कि जो जैसे इंसान का ढांचा होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही बोट का भी ढांचा होता है, तो उसका जो मेन रिफ फ्रेम्स थे वो सब बिल्कुल स्मैश हो चुके थे, यानी कुचल चुके थे। इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कबर्ड पार्टीशंस। और यहाँ तक कि जो पूरा जो स्टारबोर्ड, यानी पूरा जो राइट साइड का जो ढांचा था, हल मतलब कि जो उसकी बॉडी थी शिप की, वो पूरा सेक्शन जो है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुका था। बस कुछ कबर्ड्स और के पार्टीशंस ही बचे थे। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। 15 घंटे तक ये लोग सरवाइव किया इन्होंने, यानी कि ये लोग बचे रहे, ज़िंदा रहे उस वेव के हिट होने के बाद, जो वेव गिरी थी इनकी बोट पर। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। अब जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी इनकी करीब, जहाँ पर ये होल्ड कर सकते थे, जहाँ पर ये रुक सकते थे, अपनी शिप को ठहरा सकते थे, वो ऑस्ट्रेलिया थी। और ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचने की वेव वॉकर की कंडीशन नहीं थी, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। जब हमारे नरेटर ने मैप पर देखा तो पता चला कि ऑस्ट्रेलिया तो बहुत दूर है, वहाँ तक इनकी बोट नहीं जा सकती है, लेकिन पास में ही 2 छोटे छोटे आइलैंड थे जो कि लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर थे ईस्ट की तरफ, 100 किलोमीटर की दूरी पर थे ईस्ट की तरफ। वन ऑफ देम आइल एम्स्टरडम, उनमें से एक आइल एम्स्टरडम था, वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। तो ये एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था, यानी कि ऐसा ये आइलैंड था आइल एम्स्टरडम, जहाँ पर साइंटिस्ट जो हैं वो अपना प्रैक्टिस कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, और ये सारे फ्रेंच थे, ठीक है, इनका बेस था। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। तो कहता है कि मेरी उम्मीद थी बस ये पूरे बड़े समंदर में इन पिन प्रिक्स जैसे आइलैंड की। पिन प्रिक्स कहते हैं कि जैसे कि जो पिन होती है जो हम पेपर में लगाते हैं, उस पिन का जो हेड होता है कितना छोटा सा होता है ना पिन प्रिक्स, तो इतने बड़ी से समुंदर में एक छोटा सा नन्हा सा वो आइलैंड था जो उनकी उम्मीद था। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल। तो उसने कहा, नरेटर कहता है कि लेकिन वो जब ही आगे बढ़ सकते थे जब कि विंड जो है और समुंदर जो है वो अबेटेड कर जाता, मतलब थोड़ा सा ठहर जाता, थोड़ा सा रुक जाता। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, लेकिन इनके बचने के चांस बहुत कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। अब एक और परेशानी आ गई थी, और वो ये परेशानी थी कि इनका ऑक्सिलरी इंजन भी ख़राब हो गया था। आउट ऑफ एक्शन हो गया था मतलब ख़राब हो गया था। ऑक्सिलरी कहते हैं जो हेल्पिंग इंजन होता है, ठीक है, जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं आपके इंग्लिश में, इसी तरह ऑक्सिलरी इंजन था, यानी हेल्पिंग इंजन था, वो ख़राब हो गया था वेव की वजह से। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. 36 घंटे लगातार पंपिंग करने के बाद 4 जनवरी तक वो लोग बस थोड़ा सा ही पानी क्रॉस कर पाए थे, यानी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे थे वो तेज़ी से। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। बस उनको क्या करना था कि जो पानी तेज़ी से आ रहा था अंदर, ठीक है, पेस मतलब जो स्पीड थी, उसकी स्पीड से उनको कोप अप करना था, यानी उनको
अपनी पानी को भी उतनी ही तेज़ी से निकालना था जितनी तेज़ी से पानी अंदर आ रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। अच्छा, वो बोट को अपने शिप को तेज़ भी नहीं चला सकते थे, इसलिए क्योंकि उनकी बोट की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, और अगर वो बोट को तेज़ चलाते तो उनकी जो बोट की जो बॉडी थी वो बिल्कुल डैमेज हो जाती, दो टुकड़ों में हो जाती। सो वी हॉइस्टेड द स्टॉर्म जिप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर। तो इसलिए अब उन्होंने चलना शुरू कर दिया उन 2 छोटे आइलैंड की तरफ जिसकी उनको तलाश थी। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। 2 दिन में उनको अपना पहला खाना मिला, और ये खाना क्या था, सिर्फ कुछ कॉर्न बीफ था, ठीक है, बीफ गोश्त को कहते हैं, एंड क्रैकर बिस्किट्स, और कुछ बिस्किट्स मिले उनको, ठीक है, ये उन्होंने खाया। 2 दिन में उनको ये खाना मिला था, 2 दिन बाद। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उनका जो रेस्पाइट था, जो सुकून उनको थोड़ी देर के लिए मिला था, वो बहुत छोटे वक्त के लिए था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। फिर से बड़े बड़े काले बादल उनके पीछे मंडराने लगे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots, और अब जो हवाएं थी वो 40 knots हो गई थी। ये स्पीड थी हवा की जो कि 40 knots पर पहुंच गई थी घंटे भर के अंदर। एंड द सीज़ वर गेटिंग हायर, और इस वजह से क्योंकि हवाएं बढ़ गई थी तो समंदर भी ऊंचा उठता जा रहा था। द वेदर कंटिन्यू टू डेटोरिएट थ्रू आउट द नाइट। डेटोरिएट मतलब और भी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था, बुरा होता जा रहा था, जो मौसम था, ठीक है, वो और ख़राब होता जा रहा था रात में। एंड बाय डॉन ऑन January 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। और January 5 को, 5 जनवरी को उनकी जो सिचुएशन थी वो और भी ज़्यादा डेस्परेट हो गई थी, यानी और भी ज़्यादा बुरी हो गई थी उनकी कंडीशन। व्हेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन जॉन आस्क्ड डैडी आर वी गोइंग टू डाई। तो देखिए यहाँ आपको टाइटल मिलता है चैप्टर का, जो कि छोटे बच्चे ने, जो 6 साल का बच्चा है जॉन, वो ये अपने डैडी से कहता है, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, पापा क्या, डैडी क्या हम लोग मरने वाले हैं। आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। और नरेटर जो है वो ये चाहता था कि वो अपने बच्चे को ये तसल्ली दे सके कि हम इससे निकल जाएंगे, हम उभर जाएंगे, हम लोग बच जाएंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, बच्चा उससे बोला, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। उसने कहा कि हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब लोग साथ में हैं, यू एंड मम्मी, सू एंड आई। तो अगर हम चारों लोग साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरते। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए कि बच्चा, एक छोटा 6 साल का बच्चा है, कितना बहादुर है वो, और यहाँ वो भी अपने फादर को जो है वो करेज दे रहा है, और कितना साथ दे रहा है वो अपने पेरेंट्स का, और वो कह रहा है कि वो मरने से नहीं डरता है। आई कुड फाइंड नो वर्ड विद विच टू रेस्पॉन्ड। तो नरेटर जो है उसको समझ में नहीं आया कि वो कौन से शब्दों का इस्तेमाल करे और क्या कहे वो बच्चे से। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। तो यहाँ पर उसने उस वक्त बिल्कुल डिटरमाइन कर लिया, यानी पक्का इरादा कर लिया कि वो लड़ेगा, इस जंग को लड़ेगा, इस समुंदर के साथ वो लड़ेगा और पूरी कोशिश करेगा इस शिप को बचाने की। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हीव टू with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 2 22-liter plastic barrels of paraffin। तो उसने क्या किया, जो स्टारबोर्ड टूट गया था काफ़ी, ठीक है, उसने जो है वो नायलॉन की हैवी रोप ली, ठीक है, और 2 22 लीटर की उसने प्लास्टिक की बैरल्स ली, ठीक है, बैरल्स ऑफ पैराफिन, आप कह सकते हैं एक तरह की जैसे वैक्स होती है, ठीक है, वो उसने ली। और क्या किया उसने, दैट इवनिंग मैरी, तो उससे उसने जो जहाँ पर होल्स हो गए थे वहाँ पर उसने रोप को भर दिया था उन होल्स के अंदर, और उससे फिर उसने पैराफिन लगा दिया था, यानी जो वैक्स जैसा पदार्थ था वो उसने लगा दिया था जिससे पानी रुक जाए और बोट के अंदर नहीं आए पानी। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज अ मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर।
अब शाम के वक्त जो नरेटर था और उसकी वाइफ दोनों हाथ में हाथ डालकर बैठ गए थे और उनको यही लग रहा था कि जिस तरह से बोट की हालत है, पूरी बोट टूट चुकी है, तो उनको लगा कि बस अब वो बचेंगे नहीं और ये उनका आखिरी पल है। तो इसलिए दोनों साथ में बैठे हुए थे, एक दूसरे का हाथ थामे हुए। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6 विद द विंड ईजिंग आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। लेकिन जो वेव वॉकर थी इस तूफ़ान में भी वो चलती रही, रुकी नहीं। और 6 जनवरी को जो विंड थी वो थोड़ी ठहर गई थी, उनमें थोड़ा ठहराव आ गया था। और इसने क्या किया, सेक्सटेंट यानी कि जो सेक्सटेंट था उस पर इसने रीडिंग करना शुरू की। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, और चार्ट रूम में गया और इसने जाकर वहाँ पर इस विंड की स्पीड देखी, यानी कि हवाएं कितनी तेज़ चल रही हैं, ये जाकर उसने पूरा चेक किया। चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, और उसने अपने बोट की पोजीशन कैलकुलेट की कि वो कहाँ पर हैं, और उसने समुंदर का बहाव देखा कि बहाव किस तरफ का है। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। तो इतने बड़े विशाल समुंदर के बीच वो सिर्फ़ एक 65 किलोमीटर चौड़ा आइलैंड ढूंढ रहे थे, एक विशाल से समुंदर में, और वो पूरे डिटरमाइन थे, यानी उसका पूरा पक्का इरादा था कि वो ढूंढ लेंगे, तलाश कर लेंगे इस छोटे से आइलैंड को इस विशाल समुंदर में। वाइल आई वॉज थिंकिंग सू मूविंग पेनफुली जॉइन मी, जब वो ये सोच ही रहा था कि किसी न किसी तरह उन्हें बचकर निकलना है, ये वो पूरा इरादा बना रहा था, तभी उसकी बेटी सू उसके पास आती है और वो काफ़ी तकलीफ़ में थी। वो अपने फादर के पास आकर बैठती है। द लेफ़्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वेलन, और जो उसके सर में चोट लगी थी, जो बम था, वो अब और भी ज़्यादा सूज गया था। एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरो टू स्लिट्स कहते हैं कट को, ठीक है। अब उसकी आंखें बिल्कुल एकदम बारीक हो चुकी थी, यानी आंखें भी नहीं खुल रही थी उसकी। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, और ऐसे में इतनी तकलीफ़ में उस बच्ची ने एक कार्ड बनाया अपने पेरेंट्स के लिए। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स। कैरिकेचर कहते हैं कार्टून्स को, जो लाइन से कार्टून बनाया जाता है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन से। तो उस बच्ची ने एक कैरिकेचर बनाया जिसमें उसने अपनी माँ और अपने डैडी को बनाया था, और उसमें उसने लिखा था हियर आर सम फनी पीपल। और वो एक्चुअली ये इस कार्ड के ज़रिए अपने पेरेंट्स को हंसाना चाहती थी, क्योंकि सिचुएशन बहुत सीरियस थी, सब बहुत सीरियस थे, तो वो ऐसे में अपने पेरेंट्स को इनकरेज करना चाहती थी, उन्हें हंसाना चाहती थी। और उसने लिखा कि यहाँ कुछ फ़नी लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या तुम्हें उनको देखकर हंसी आती है? आई लाफ्ड अ लॉट एज़ वेल। तो कैरिकेचर जो होते हैं वो कार्टून्स होते हैं और वो अक्सर लोगों को हंसाने के लिए बनाए जाते हैं। तो उसने भी अपने पेरेंट्स का कार्टून बनाया और उस पर लिखा कि क्या आपको इन्हें देखकर हंसी आ रही है? मुझे तो इन्हें देखकर बहुत हंसी आई। इनसाइड वॉज अ मैसेज, और अंदर उसने एक मैसेज भी लिखा, ओ हाउ आई लव यू बोथ, मैं आप दोनों से कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और हम अच्छे की उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो उम्मीद दिला रही है अपने पेरेंट्स को, वो छोटी सी बच्ची। तो यहाँ पर यही हमें देखना है कि बड़ों ने किस तरह से स्ट्रगल किया और बच्चों ने किस तरह से बड़ों को इनकरेज किया। यही इस चैप्टर का मेन थीम है जो आपको देखना है। समहाउ वी हैड टू मेक इट। तो यहाँ पर जो नरेटर है वो कहता है कि ये इस सब में उन्हें कामयाबी मिल ही गई आखिरकार। आई चेकड एंड रीचेक माई कैलकुलेशन, उसने बार बार अपने कैलकुलेशंस किए कि किस तरह की हवाएं हैं, कैसा रुख है। वो वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, अब उनका कंपास भी ख़राब हो गया था, कंपास जो उनको डायरेक्शन बताता था, ठीक है। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, और एक पार्ट था शिप में जिसके ज़रिए जो बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन उससे उसने थोड़ी सी मदद ली अपने डायरेक्शन को चेक करने के लिए। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स, और उसने लहरों का देखा,
के लहरों को एस्टिमेट किया, यानी कैलकुलेट किया उसने, विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, क्योंकि वो सबसे दुनिया के सबसे ख़तरनाक ओशन में थे, जो कि इंडियन ओशन है। और उसने चेक किया कि जो करंट्स है यानी बहाव है वो कैसा है। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज़। अच्छा, उसने 2 बजे जो क्रू मैन था लैरी, उससे कहा कि 85 डिग्री पर उसे मोड़ना है शिप को, ठीक है। वी वर लकी, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। और उसने बताया नरेटर ने कि अगर तुम 85 डिग्री पर मुड़ोगे तो लगभग 5 बजे हमें वो आइलैंड मिल जाएगा, ऐसा उसने लैरी से कहा, अगर हम लकी रहे तो। लेकिन ऐसा उसको खुद फील नहीं हो रहा था, ये सिर्फ उसने बोला था। देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, और उसका दिल बोझल था बिल्कुल, क्योंकि कहीं कभी उम्मीद हो रही थी, कभी उम्मीद टूट रही थी, तो इसी उसमें था, वो कश्मकश में था, और इसी कश्मकश में वो नीचे की तरफ चला गया बोट में। क्लाइम ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और अचानक से वो जो है जाकर सो गया, वो डोज्ड ऑफ मतलब सो गया, उसकी आंख लग गई। व्हेन आई वोक अप इट वाज 6 PM। अच्छा, जो उनको आइलैंड मिलना था वो मिलना था 5 बजे, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो 6 बज चुका था, एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा भी हो चुका था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड। वो नरेटर कहता है कि मैं जानता था कि हमने आइलैंड को मिस कर दिया। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स। और जिस तरह की कंडीशन थी उनकी बोट की, तो वो पीछे मुड़कर नहीं जा सकते थे उस आइलैंड को ढूंढने के लिए इस तरह की हवाएं और लहरों में। एट दैट मोमेंट अ टॉजल हैड अपीयर्ड बाय माई बंग। टॉजल हैड मतलब शैबी हेड, यानी बिखरे बालों वाला एक सर जो है वो नज़र आया। कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क। उसका बेटा जोनाथन जो कि 6 साल का था, उसने अपने पापा से हग मांगा। उसने कहा कि मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ। सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और उसके पीछे सू भी खड़ी हुई थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क। अब उसे समझ में नहीं आया कि बच्चे इस वक्त उसको हग क्यों करना चाहते हैं, क्यों उसे गले लगाना चाहते हैं। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। बच्चे ने कहा क्योंकि आप सबसे अच्छे डैडी हो दुनिया के, और आप सबसे अच्छे कैप्टन हो। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। अब क्योंकि उसको तो लग रहा था कि जो आइलैंड 5 बजे मिलना था, जो उनकी एक आखिरी उम्मीद था, वो मिस कर चुके थे, तो इसलिए उसने कहा कि नहीं, आज नहीं। वाई यू मस्ट बी, सैड सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस। लेकिन सू ने कुछ ऐसे अंदाज में कहा कि नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल हो आप। यू फाउंड द आइलैंड, और उसने अपने फादर को बताया कि आपने आइलैंड ढूंढ लिया है। वॉट, आई शाउटेड, और यहाँ वो सुनकर हैरान हो गया और चिल्ला पड़ा। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड, एज बिग एज अ बैटलशिप। और दोनों बच्चे एक साथ बोले कि ये देखो हमारे सामने है वो, और बिल्कुल एक बैटलशिप के बराबर है। बैटलशिप यानी जो बड़े लड़ाई करने के लिए जो जहाज़ होते हैं उन्हें हम बैटलशिप कहते हैं, जिनके ज़रिए लड़ाई लड़ी जाती है शिप पर, समुंदर में, ठीक है, जिन शिप से, तो उन्हें बैटलशिप कहते हैं। वो काफ़ी बड़ी होती हैं, तो ये एक बैटलशिप के बराबर था आइलैंड। आई रश ऑन डैग एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टरडम। तो उसने जब बाहर की दूर से जब उसने उसकी आउटर लाइन यानी बाहरी हिस्सा उसने देखा इस आइलैंड आइल एम्स्टरडम का, तो वो उसे देखता ही रह गया। गेज्ड मतलब देखता रह गया। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, और बिल्कुल काले से रंग का था ये आइलैंड विद लिटिल वेजिटेशन, और इस पर बहुत कम वेजिटेशन था, यानी कि हरियाली नहीं थी इस पर ज़्यादा, और ये काले से रंग का था। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, लेकिन ये उनके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, तो रात में ही वो इस आइलैंड के किनारे पर रुक गए। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प अस अशोर। और क्योंकि पहले बताया गया था आपको कि ये फ्रेंच साइंटिस्ट का बेस था ये आइलैंड, तो यहाँ पर 28 लोग यहाँ पर जो साइंटिस्ट थे वो रहते थे इस आइलैंड पर। उन सब ने इनका
नरेटर का और उसकी फैमिली का, उसके क्रू मैन का, सबका वेलकम किया। चीयर किया मतलब उनको आइलैंड पर वेलकम किया, उनका स्वागत किया। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। तो जैसे ही उसने अपना कदम ज़मीन पर रखा उस आइलैंड की, तो उसका दिमाग, जो उसका जहन था, वो सोचों से भरा हुआ था कि किस तरह से लैरी और हर्बी पूरे वक्त चेयरफुल रहे और ऑप्टिमिस्टिक रहे। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव रहे, यानी कि उनकी सोच थी कि वो कामयाब हो जाएंगे, और चेयरफुल रहे यानी खुशगवार रहे। ऐसा नहीं हुआ कि रोना धोने लगे या नाउम्मीद हो गए। अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, डायरेस्ट स्ट्रेस यानी बुरे से बुरा जो माहौल होता है, उस माहौल में वो बिल्कुल चेयरफुल रहे और ऑप्टिमिस्टिक रहे। एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशल आवर्स, और इतने कठिन वक्त में जो उसकी बीवी थी मैरी, वो पूरे वक्त व्हील को जो है वो उस पर बैठी रही, उसको चलाती रही, संभाले रही। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे बढ़कर, आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल। तो यहाँ पर नरेटर उस 7 साल की बच्ची के बारे में सोच रहा है। हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जो अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहती थी अपने सर की चोट की वजह से। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन। तो यहाँ पर आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि वो एक छोटी सी चोट नहीं थी, वो कितनी ख़तरनाक चोट थी। उसके 6 माइनर ऑपरेशन यानी छोटे छोटे 6 ऑपरेशंस हुए उसके हेड के। टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, और उसके सर के अंदर जो है वो ब्लड क्लॉट हो गया था। ये बहुत ख़तरनाक हो जाता है, अगर सर के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाए तो इससे मौत भी हो जाती है। तो ये ब्लड क्लॉट निकालने के लिए उसके 6 छोटे छोटे ऑपरेशन हुए। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई। और नरेटर सोच रहा था उस छोटे से 6 साल के बच्चे के बारे में जो मरने से नहीं डरता था। ओके, तो यहाँ पर आपको यही देखना है, इस टेक्स्ट के चैप्टर को पढ़कर आपको यही सब समझना है कि किस तरह से जो है वो शिप को प्रोटेक्ट किया गया उस ख़राब वेदर में, कैसे जो है पानी को रोका गया। ठीक है, ये आपको बताना है। और मेंटल कंडीशन क्या थी 4 तारीख और 5 तारीख को बोट पर जितने भी लोग थे उनकी। और आपको इसमें बताना है कि किस तरह से जो है वो नरेटर ने जो है वो चीज़ों के बारे में बताया है 3 सेक्शंस में। ठीक है, तो पहला सेक्शन क्या था? पहला सेक्शन ये था कि बहुत ही प्लीजेंट जर्नी हुई थी उनकी। दूसरा सेक्शन ये था कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया और किस तरह से शिप को, डैमेज शिप को उन्होंने उसको ठीक करने की उसकी कंडीशन की, और किस तरह से लोगों की मेंटल कंडीशन थी, कैसे 2 दिन में उन्होंने खाना खाया, थोड़ी देर के लिए उन्होंने रेस्ट किया, वो सारी चीज़ें। और तीसरा पार्ट ये था कि किस तरह से उनको लास्ट में जो आइलैंड होता है, आइल एम्स्टर्डम, उसकी वो तलाश करते हैं और कैसे वो उस पर पहुँच जाते हैं और उनको सुकून मिल जाता है। ठीक है, तो और यहाँ पर आपको क्या देखना है इस चैप्टर में कि बड़ों का क्या रिएक्शन था, बच्चों का क्या रिएक्शन था ऐसे ख़तरनाक वक्त में, और किस तरह से सब लोग ऑप्टिमिस्टिक थे, मतलब बिल्कुल सबका पॉजिटिव ख़्याल था उस बुरे वक्त में। डायरेक्ट स्ट्रेस मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं मतलब बहुत ज़्यादा उनके ऊपर दबाव था। डायरेक्ट यानी बहुत ज़्यादा गहरा दबाव था उनके जहनों पर, बहुत बुरे हालात में थे, तो वो कैसे उतने बुरे हालात में भी पॉजिटिव रहे। ठीक है, ये आपको देखना है इस चैप्टर को पढ़ते वक्त। और किस तरह से ये मौत का सामना किया था उन सब लोगों ने, ये सब आपको देखना है। और ये एक एडवेंचरस एक्सपीडिशन था। ठीक है, वो सब आपको देखना है। तो इस तरह से मेरे साथ बने रहिए आप, और मैं आपके लिए लेकर आऊँगी नेक्स्ट चैप्टर। आपको जो भी चैप्टर चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा किस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए।